आज हमारा टॉपिक जो है वो है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस के बारे में, इक्वेशंस के बारे में कि एक्सप्रेशन और इक्वेशंस क्या होती हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और उन मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन एक बहुत सिंपल सी टर्म है, और क्या है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंटेन एन इक्वल्स सिंबल। एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या है? इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास इक्वालिटी की साइन इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, दैट कंटेन्स इक्वालिटी साइन, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल की साइन इंक्लूड हो जाती है उसको हम कहते हैं इक्वेशन। अब यहाँ पर आपके पास एक एक्सप्रेशन दिख रही है 5x+4। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम मैथ्स की फॉर्म में कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है कि सिंपल आपके पास डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि डिफरेंट साइंस के साथ लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास 5x एक टर्म है, 4 आपके पास एक टर्म है, और इनके बीच में सेंटर में प्लस की साइन है। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, इसे हम कहेंगे मैथ्स की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन है। अब इसी सेम एक्सप्रेशन में मैंने इक्वालिटी की साइन आ जाती है, मतलब इक्वल टू 0 हम लिख देते हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद इक्वालिटी साइन। तो ये हो गई इक्वेशन। तो ये है डिफरेंस इक्वेशन और एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन क्या है? सिंपली कलेक्शन ऑफ टर्म्स है, डिफरेंट टर्म्स हैं आपके पास, वो आपके पास एक्सप्रेशन बनाती हैं। लेकिन अगर आपके पास उसी एक्सप्रेशन में आप इक्वल की साइन लगा देते हैं तो वो बन जाती है इक्वेशन। ठीक है, तो ये सिंपल था इक्वेशन। अच्छा, अब इक्वेशन की हमने बात की है, तो इक्वेशन में आपके पास कुछ चीजें होती हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास 2x+4y-9 इक्वल्स टू 0 हम लगा देते हैं ताकि इक्वेशन बन जाए। इक्वल्स टू 0 आपके पास ये एक इक्वेशन है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में ये जो x है और ये जो y है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस इक्वेशन में हमें वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आप रेड कलर देखें, ये x और ये y हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अब इन वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे x वेरिएबल है, इसके साथ नंबर क्या है? 2। y वेरिएबल है, इसके साथ नंबर क्या है? 4। तो आपके पास ये जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर्स होंगे वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोफिशिएंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्लू में नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमें कोफिशिएंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली आपके पास ये जो 9 है, ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सेपरेटली लिखा हुआ है, मतलब इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ ये एक सिंपल टर्म लिखी हुई है, इसीलिए हम इस टर्म को क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो सिंपल आपके पास x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल के साथ जो भी नंबर आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। और सिंपली सेपरेटली जो टर्म लिखी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो एक इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं? इक्वेशंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम सारे टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, हम जस्ट दो टाइप्स इक्वेशन की पढ़ेंगे। पहली टाइप कौन सी है इक्वेशन की? लीनियर इक्वेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, और दूसरी टाइप जो हम पढ़ेंगे इक्वेशन की वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों टाइप्स आप लोगों के लिए न्यू नहीं है, चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हो चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो। ये टाइप्स आप पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन सिंपली क्या होती है? लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री जो है, जिसकी डिग्री जो है 1 होती है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री जो है वो 2 होती है।
ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। अब क्वेश्चन ये है कि डिग्री क्या होती है, क्योंकि हमें डिग्री अगर पता होगी तो ही हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो डिग्री के लिए सबसे पहले हम डिग्री मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन इसकी अगर हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन देख लें, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 1। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो वो आपके पास लीनियर इक्वेशन है। और जर्नल फॉर्म लीनियर इक्वेशन की अगर हम देखें तो वो ये है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये आपके पास क्या है? एक लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है। ठीक है। इसमें आपके पास ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन में जो x होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट को। तो यहाँ पर a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। और उसके बाद जो सेपरेटली टर्म लिखी हुई होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है कांस्टेंट टर्म को। ठीक है। तो यहाँ पर बी रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट टर्म को। अब डिग्री क्या होती है? मैं आपको डिग्री बता दूं। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। डिग्री क्या है? डिग्री की अगर हम डेफिनेशन देखें, डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपके पास क्या होती है? डिग्री होती है। यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल है। इस वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। इट मींस कि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। तो इस टाइप की इक्वेशन आपके पास क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है। x वेरिएबल है, इस वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1 है। यानी कि पावर जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर 1 होती है। तो यहाँ पर पावर आपके पास 1 है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम क्या कह रहे हैं? लीनियर इक्वेशन। अगर हम इसकी एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल, और इस वेरिएबल का जो पर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। तो इस वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है, इट मींस कि ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप x आपके पास क्या है? वेरिएबल। सिमिलरली अगर हम बात करें कोफिशिएंट की, तो 2 हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 4 हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। यस। मैम कॉन्सोनेंट जो कॉन्स्टेंट है, जी जी। कॉन्स्टेंट के लिए वेरिएबल लाजमी है या वेरिएबल के लिए कॉन्स्टेंट लाजमी है? नहीं, कांस्टेंट के लिए वेरिएबल लाजमी नहीं है। कांस्टेंट हाँ, टर्म सिंपली जो कांस्टेंट टर्म कहते हैं हम उसको, उस टर्म को है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। ठीक है। अच्छा। यहाँ पर आपके पास मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखी है। ठीक है। इस इक्वेशन में वेरिएबल टर्म कौन सी है? x टर्म है, जो कि हमें नजर आ रही है। इस वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, वो क्या है? 1 है। इट मीन्स कि ये 1 हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री को। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। तो जब इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, इट मीन्स कि ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। तो बस जस्ट मैंने आपको ये बताया अभी लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट में मैंने आपको क्या बताया है लीनियर इक्वेशन के बाद? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन हुज हाईएस्ट डिग्री इज 2। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2 होती है। तो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। और इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो जर्नल फॉर्म ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप वेरिएबल देखें, यहाँ पर ये x एक वेरिएबल हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये वाला x भी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएबल को। अब यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है?
देखिए वेरिएबल ये भी x है, वेरिएबल ये भी x है। यहाँ पर जो डिग्री है इसकी 1 है, मतलब इसकी जो पावर है वो 1 है, लेकिन इस वाले वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 2 है। इट मीन्स कि इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। तो इसीलिए जब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो इसीलिए हम इस टाइप की इक्वेशन को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ डिग्री का डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है और लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है। तो यहाँ पर आपके पास x के ऊपर पावर क्या है, 2 है, इट मीन्स कि इसकी डिग्री 2 है। तो ये आपके पास क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इस टाइप की जब आपके पास इक्वेशन होगी तो उससे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, 2x² -4 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन कौन सी है, ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर x क्या है, अगेन वेरिएबल है, और मैंने आपको बताया कि हमें डिग्री क्या होती है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास x के ऊपर कौन सी पावर है, 2। तो x के ऊपर पावर 2 है, इट मीन्स की डिग्री क्या हो गई, 2। और जब डिग्री 2 हुई तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें जस्ट डिग्री से पता लगता है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशन लीनियर है। हेलो मैम। यस। मैम आपने जो लिखा है ना 2x² -4 इजिकल टू 0, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैम आपने जो अभी एग्जांपल दिया है ना 2x² -4 इजिकल टू 0, जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्योर या अनप्योर नहीं होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगी, और अगर डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा मैम, जो डिग्री होती है वो पॉलिनॉमियल में होती है ना? जी बिल्कुल। सही है, ओके मैम, थैंक्स। मैम 3x² +3, जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। मैम यस। मैम इसमें bx तो नहीं आ रहा है ना? भले bx ना आए, लेकिन आपके पास हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जस्ट हमें कैसे पता लगती है, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो। अब उसमें आपके पास bx नहीं आ रहा, इट मीन्स कि bx क्या है, वो टर्म 0 हो गई। लेकिन आपके पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उससे हमें डिग्री का पता लगता है, ठीक है। तो आपके पास bx वाली टर्म क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन में 0 हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। मैम मैम प्लीज डिफाइन पॉलिनॉमियल टर्म। पोलिनोमियल सिंपली कलेक्शन ऑफ टर्म्स को हम कह सकते हैं कि पोलिनोमियल है। अब जैसे ये आपके पास क्या है, 2x, ये एक टर्म है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। उसके बाद अगर मैं दो टर्म्स एक साथ लिखती हूँ, 2x + 4, तो ये क्या हो गई, बाइनोमियल, मतलब इसमें दो टर्म्स आ गई। अगर मैं लिखती हूँ 2x + 3 + 5x, तो यहाँ पर 3 टर्म्स आ गई, तो ये बन गई ट्राइनोमियल। अगर मैं बहुत सारी टर्म्स लिख देती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल बन जाएगा। पोलिनोमियल मींस पॉलिनॉमियल। मैनी टर्म्स, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं तो वो पोलिनोमियल कहते हैं उसे। थैंक यू मैम। मैम ये Yes. 2x² + 2 ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो जाहिर है 3 रकमें चाहिए, तो ये Doesn't कैसे, matter. इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी नहीं है कि हमें तीनों ही टर्म्स गिवन हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। हमें दो टर्म्स भी गिवन हो सकती हैं। अगर इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो मैं कह रही हूँ कि bx वाली टर्म क्या आ गई, 0 हो गई, ठीक है। तो अगर bx वाली टर्म 0 हो जाती है तो डेफिनेटली आपके पास दो टर्म्स ही बचती हैं एक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जस्ट हमें सिर्फ डिग्री से पता लगता है। अगर इक्वेशन की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हमें नहीं पता लगता अगर उस इक्वेशन में 2 टर्म्स हैं, उस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, उस इक्वेशन में 1 टर्म है, इससे हमें पता नहीं लगता। ये जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें जस्ट डिग्री से पता लगता है, ठीक है। मैम फिर अगर 4 टर्म हो और उसमें डिग्री 2 हो तो वो हो सकती है? बिल्कुल वो हो सकती है। 4 टर्म आप कैसे कह सकते हैं, जैसे आपके पास 4x² है, -2x है, ठीक है, साथ में मैं लगा देती हूँ +3x,
ठीक है, और मैं लगा Yes. देती हूँ प्लस का 4। अब ये 4 टर्म्स बन गई। तो अब आपके पास तब भी ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। you ma'am. मैम Thank you. मैम 3x मैम स्क्वायर इज मैम इक्वल टू 0, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? जी बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैम यस, मैम फॉर एग्जांपल जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब हो, फिर हमारा क्या होगा? प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब या मैम एंड प्लस 4। इक्वल्स टू प्लस 4 इक्वल्स टू 0। चलें, तो यहाँ पर आपके पास x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ या पर ये वाला भी x क्या है, वेरिएबल है। इसके ऊपर जो पावर है वो 2 है, और इसके ऊपर जो पावर है 3 है। हम डिग्री किसे कहते हैं? हाईएस्ट हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो गई? 4x क्यूब इसकी डिग्री हो गई 3। 3। या मैम 3 हो गई। तो जब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। ठीक है, वो इक्वेशन होती है क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक Cubic इक्वेशन हम लोगों का टॉपिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थोड़ी एडवांस इक्वेशन है, तो हम जस्ट सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक इक्वेशन होती है। थैंक्स मैम। ठीक है, अब हमने लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अंडरस्टैंड कर लिया कि कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है और कौन सी इक्वेशन मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एक्सक्यूज मैम, यस, मैम कांस्टेंट को एक्सप्लेन करना। कांस्टेंट टर्म सिंपल टर्म होती है। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन है, इसके साथ अगर मैं प्लस का 4 लगा देती हूँ तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट ऐसी टर्म होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। चलें, अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अब हम देख लेते हैं कि इन लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये वर्ड जो सॉल्व है ना, इसका मतलब क्या होता है? हम हर जगह देखते हैं इस वर्ड को कि सॉल्व दिस इक्वेशन या सॉल्व दिस टर्म या सॉल्व दिस, कोई भी हमारे पास क्वेश्चन होता है मैथ्स में तो हमारे पास लिखा हुआ होता है सॉल्व दिस। इस सॉल्व का मतलब क्या होता है? इस सॉल्व का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक इक्वेशन लेती हूँ 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो अब यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें, तो इसका क्या मतलब है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है x, यानी कि वेरिएबल क्या है x, इसकी वैल्यू फाइंड करना। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में आपके पास क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। आपने क्या करना है? इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, मींस कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास क्या है? एक सिंपल इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना आसान है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए कोई मेथड नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है, जस्ट हम उसको सिंपल वे में सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 2x सेम ही रहेगा, प्लस का 4 है, वहां जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x के साथ 2 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ आगे क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कट करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो यहाँ पर अगर लीनियर इक्वेशन को हमें कहा जाएगा सॉल्व करें तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई मेथड नहीं है। तो हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इस वे में। ठीक है, नेक्स्ट पे हम जाते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है, जस्ट हम इसको सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो अगर हमें, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। अब इसमें हमारे पास जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन 3 मेथड्स की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो हमें इन तीनों मेथड्स का आइडिया होना चाहिए। तो हम इन तीनों मेथड्स में से ये वाला मेथड करेंगे, ये वाला मेथड करेंगे और ये वाला मेथड नहीं करेंगे। ये वाला मेथड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी मेथड है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है, तो हम इसको नहीं करेंगे। हम जस्ट फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम आज की क्लास में समझेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह आज हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस मेथड को डिस्कस। तो आज हम जस्ट
इस मेथड को डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, अगेन इसको देख लेते हैं। वी हैव जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास एक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें आपके पास ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें सॉल्व करना है, इट मींस कि हमें क्या करना है, इसमें जो x की वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो वो हम किस तरीके से करते हैं, इसमें देखें आपके पास x के साथ जो टर्म है, x² के साथ जो टर्म है वो कौन सी टर्म है, वो a टर्म है। x के साथ जो टर्म है वो b टर्म है, और सिंपल टर्म जो है वो c टर्म है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, सबसे पहले जो x² के साथ जो टर्म होती है a और जो c सिंपल टर्म होती है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, x² के साथ जो टर्म होती है a टर्म और जो सिंपल c टर्म होती है, उन दो टर्म्स को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप देखें a टर्म और c टर्म हमने क्या कर लिया, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और उसका हमने रिजल्ट रख लिया सेपरेटली। अब ये जो सेंटर वाली टर्म है b, इस सेंटर वाली टर्म को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं दो टर्म्स में, ठीक है, स्प्लिट करते हैं। इस सेंटर वाले, यहाँ देखिए ये bx क्या है, सेंटर वाली टर्म है, इस सेंटर वाली टर्म में इस b को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे b1 और b2 में, ठीक है। हमने b1 और b2 में इसको स्प्लिट कर दिया। अब हम इसको किस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि अगर b1 और b2 को आप मल्टीप्लाई करें तो वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। आपने क्या करना है, x² के साथ जो टर्म है a और जो सिंपल c टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके आपने सेपरेटली लिख लिया, जो कि आपके पास रिजल्ट आएगा ac की फॉर्म में। bx क्या है, सेंटर वाली टर्म है, आपने क्या करना है, इस bx को दो टर्म्स में स्प्लिट कर देना है, ठीक है। और दो टर्म्स में स्प्लिट कैसे करना है कि अगर आपके पास उस b1 और b2 टर्म को आप प्रोडक्ट लें, मल्टीप्लाई करें तो वो ac के बराबर आना चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है। अब इसको हमने अप्लाई करना है, किस तरीके से इक्वेशन में अप्लाई करना है वो हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, x² - 7x - 8 = 0। अच्छा, ये वाली एग्जाम्पल हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम ये वाली एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। x² + 3x - 28 = 0, ये एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ देखें x के साथ जो टर्म है, x के साथ टर्म क्या है, 1, इट मीन्स कि आपके पास a टर्म क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। x के साथ जो भी टर्म होती है वो क्या होती है, a टर्म होती है। x के साथ जो टर्म x² के साथ जो टर्म होती है, ठीक है, तो ये आपके पास a क्या हो गया, 1 हो गया। आपके पास b टर्म क्या हो जाएगी, x के साथ जो टर्म होती है वो b टर्म होती है, और c टर्म क्या हो गई, जो सिंपल टर्म -28 लिखी हुई है वो है c टर्म, ठीक है। तो x² के साथ वाली टर्म को a टर्म कहते हैं, जो कि हमें 1 गिवन है। x के साथ वाली टर्म को हम b टर्म कहते हैं, जो कि 3 है, और सिंपल कांस्टेंट टर्म क्या है, -28। अब आप क्या करेंगे, a को c के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर आपके पास अगर a को c के साथ मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें -28 के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, -28 आएगा, ठीक है। a को आपने c के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 को -28 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, -28 आया। अब आपने -28 को अभी सेपरेटली रख लेना है। अब आप यहाँ पर आ जाएं, x² + 3x - 28 = 0। मैं इस इक्वेशन को फिर से उतार रही हूँ, -28 = 0। अब हमें क्या करना है, ये जो +3x है मिडिल टर्म है, इसको हमने स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। किस तरीके से ब्रेक करेंगे वो हम देख लेते हैं। मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, क्या किया है, x² सेम का सेम रखा, इस 3 को हमें क्या करना है, अभी ब्रेक करना है, तो उसके लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, x सेम का सेम -28 सेम का सेम। अब देखें इस 3 को हमें ब्रेक करना है, इस 3 को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे
कि आपके किस तरीके से ब्रेक करना है। तो अगर आप यहाँ देखें, इस 3 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर हम उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें -28 रिजल्ट मिलना चाहिए। देखिए मैं किस तरीके से करती हूँ। मैं लेती हूँ 7 - 4। 3 को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ 7 - 4 में, क्योंकि मुझे पता है कि 7 - 4 क्या रिजल्ट आता है, 3 आता है। और अगर मैं 7 को, ठीक है, और मल्टीप्लाई करती हूँ -4 से, 7 और -4 में मैंने स्प्लिट किया है, तो अगर मैं 7 को -4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, -28 आएगा। इट मीन्स कि हमने जो स्प्लिटिंग की है वो बिल्कुल ठीक की है। हमने क्या करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, ब्रेक करना होता है। हमने 3 को ब्रेक किया दो टर्म्स में, यानी कि 7 - 4 में, और अगर हम इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर आना चाहिए -28 के, जो कि -28 क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्प्लिट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। ये स्प्लिटिंग समझ नहीं आई हो तो फिर से पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आगे सॉल्व करें। ठीक है, हम आगे सॉल्व करते हैं। x² सेम का सेम। अब हम क्या करेंगे, 7x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो +7x हो गया। फिर उसके बाद -4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -4x, और माइनस का 28 सेम। ठीक है, क्या किया है, 7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, और -4 को भी x के साथ मल्टीप्लाई किया, और माइनस का 28 इक्वल्स टू 0, सेम का सेम। नेक्स्ट पे हमें क्या करना होता है, ये 7 कहाँ से आया है, 7 कहीं से नहीं आया। देखें इस 3 को हमने ब्रेक किया है 7 - 4 में, मतलब इस 3 को हमने दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया। चाहे हम 3 है 3 लिखें या 7 - 4 लिखें, बात एक ही है। तो इस 3 को हमने दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया है 7 - 4 में। ठीक है, तो ये 7 वहां से आया है। अब हमें क्या करना होता है, 7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट में हम इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, और हम इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। ठीक है, हमें दो टर्म्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, और इन दो टर्म्स में से जो भी कुछ कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन लेंगे, और इन दो टर्म्स में से जो भी कुछ कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया। ठीक है, इधर से x² में से x कॉमन लिया तो x बचा, दो x थे ना, तो एक x कॉमन ले लिया तो जस्ट एक x बचा। 7x में से कॉमन लिया आपने x, तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 7 हो गया। अब इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, -4x - 28 में से एक तो माइनस साइन कॉमन आ रही है क्योंकि माइनस साइन दोनों में है, और एक 4 टर्म कॉमन आ रही है। ठीक है, तो -4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट। अब यहाँ पर -4 आपने कॉमन लिया तो जस्ट क्या बचा, x। माइनस साइन कॉमन ले ली थी तो प्लस की साइन अंदर बचेगी। ठीक है, जब आप माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो हम फिर प्लस की साइन लगाते हैं, और 28 में से अगर आपने 4 कॉमन ले लिया तो 7 बचा, क्योंकि हमें पता है कि 4 7 टाइम क्या होता है, 28 होता है, इक्वल्स टू 0, सेम का सेम। यस, इस तरीके से हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट पे अब आप यहाँ देखें, अगर आपने वेरीफाई करना है कि आपने ये जो फैक्टराइजेशन की है ये ठीक की है या नहीं, तो आप किस तरीके से करेंगे, आपके पास ये वाला जो ब्रैकेट है और जो ये वाला ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, इट मीन्स कि आपने क्या किया है, आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक किया है। जी, 3 स्टूडेंट्स हैं, हैंड रेज किए हुए हैं, आप पूछे अपने क्वेश्चन। मैम ये जो कॉमन वाला आपने बोला है, जो लास्ट टर्म अगर हमें 200 से ऊपर मिल जाती है तो वो हम कैसे करेंगे, 200 से ऊपर मिल जाती है, यस मैम, और यस मैम, साथ में 4x हो और 200 हो नेक्स्ट टर्म। यस। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 200 है तो आप क्या करेंगे, उस 200 को आप 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 जा 4, और 4 5 टाइम 20, 0 का 0। तो इट मीन्स कि आपके पास जो अंदर टर्म बचेगी 7 के बजाय फिर आप 50 लिखेंगे। आपके एक्सक्यूज मी मैम, यस, आपकी आवाज बहुत हैंग हो रही थी, आप दोबारा से समझा दें।
चलिए मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास देखें x+7 और x+7 दोनों में सेम है, तो इट मीन्स कि आपने जो फैक्टराइजेशन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, आपके पास x+7 ब्रैकेट रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को जस्ट हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट्स को जस्ट आपने एक बार लिख लिया। नेक्स्ट पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या टर्म बची है, x बची है, और यहाँ पर आपके पास क्या टर्म बची है, -4, तो हमने -4 लिख लिया इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या किया, x+7 रिपीट हो रहा था, उसे हमने जस्ट एक बार लिखा, और बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म्स बची हुई थी उन्हें हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, मीन्स के x और -4 को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया इक्वल्स टू 0। मैम यस मैम अभी इससे आगे नहीं होगा, इसका कोई x की वैल्यू नहीं निकलेगी इससे? जी बिल्कुल आगे निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। नेक्स्ट हम स्टेप में आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, x+7 और x-4 ये दो ब्रैकेट्स बन चुके हैं और इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या करेंगे, हम इन्हें सेपरेटली इक्वल टू 0 लिख लेंगे। x+7 को अलग इक्वल टू 0 लिखेंगे और x-4 को अलग इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो दोनों को हमने इक्वल टू 0 रख लिया। अब हमें क्या करना है, +7 है, वहां जाके -7 हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू आपके पास आ गई -7, और यहाँ पर x इक्वल टू -4 था, वहां जाके +4 हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू आ गई +4। यहाँ पर देखें सॉल्व कहा था हमें, मतलब हमें कहा था कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो सॉल्व का मतलब क्या होता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करना। तो यहाँ पर आपके पास x की एक वैल्यू -7 आई और x की एक वैल्यू 4 आई, ठीक है। और आप एक चीज और नोट करें, जब हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था तो हमें एक x की वैल्यू मिली थी, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है तो हमें 2 x की वैल्यूज मिली हैं। ऐसा क्यों है, आप में से कोई बताएगा ऐसा क्यों है कि जब हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था तो x की एक वैल्यू मिली थी, और जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है तो हमें x की 2 वैल्यूज मिली हैं, व्हाई? मैम यस वेरिएबल 2 है। वेरिएबल 2 है मैम। वेरिएबल 2 है, जी वेरिएबल हाँ। क्या ओ, वेरिएबल, ना डिग्री 2 डिग्री पावर मैम। पावर मैम। ठीक है। वेरिएबल आपके पास एक ही है, x वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल दो नहीं है, लेकिन उस वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है यानी कि डिग्री है, वो 2 है। तो इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतनी ही उस इक्वेशन के आंसर्स आएंगे। अगर इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसके 2 ही आंसर्स आएंगे, अगर इक्वेशन की डिग्री 3 है तो उसके 3 आंसर्स आएंगे। तो यहाँ पर x² है, मीन्स की डिग्री 2 है, इसीलिए आपके पास x के 2 आंसर्स आए हैं, x की 2 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि जो भी डाउट्स हों वो आपके क्लियर हो जाएं। अब हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर डिग्री 5 हो तो उसके 5 आंसर्स आएंगे। और हेलो मैम। यस जी जी पूछिए। मैम x² + 3 = 0, ये कैसे सोल्व होगा? x² + 3 इक्वल्स टू 0। जी मैम। ये आप देखें सेंटर टर्म इसकी है नहीं, मिडिल टर्म नहीं है, तो हम मिडिल टर्म तो ब्रेक कर नहीं सकते, तो फैक्टराइजेशन मेथड आप अप्लाई नहीं करेंगे। जी तो आपने पूछा कि x² + 3 = 0, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्लस का 3 है, सिंपल वहां जाके -3 होगा, और यहाँ पर आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर वाली टर्म को आपने कैंसिल करना है, तो जस्ट आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक x बचेगा इक्वल्स टू -3 अंडर रूट है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपके पास ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आप क्या करते हैं, माइनस का साइन को आप सेपरेट लिख देते हैं, सेपरेट एक रेडिकल में, और आपके पास अंडर रूट और अंडर रूट 3 ये हो जाएगा, ये वाली टर्म आयोटा होती है, और अंडर रूट में जब भी हमारे पास टर्म्स आती हैं तो एक प्लस में आती है, एक माइनस में आती है, तो आपके पास इस टाइप का इसका सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो आपके पास इस टाइप की भी इक्वेशंस आ सकती हैं। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आपके पास जब इस टाइप की इक्वेशन हो तो उस टाइप की इक्वेशन को हम
फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन आ जाती है तो उसको फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, फिर हम उसके लिए दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को। स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगेन हमने क्या करना है, इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि a, b और c की वैल्यू क्या है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, x 1 है, तो आप यहाँ पर आपके पास a क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, इसके साथ जो टर्म है वो 1 है, तो a आपके पास क्या हो गई, 1 टर्म हो गई। b टर्म क्या हो जाएगी, b हम किसे कहते हैं, जो x के साथ जो भी टर्म होती है वो आपके पास b होती है। तो -7 क्या हो गया, आपके पास b हो गया। ठीक है, हम साइन भी साथ में लेते हैं। और c टर्म क्या हो गई आपके पास, जो कांस्टेंट टर्म बची हुई है ये आपके पास c टर्म हो गई। तो c टर्म क्या हो गई, -8। तो a b c हमें पता लग गया। अब हमने क्या करना है, हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। यहाँ पर आपके पास हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास a क्या है, a और c को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म यानी कि c टर्म क्या है -8। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, -8। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस -8 को याद रखना है अपने जहन में। अब अगेन अब इक्वेशन की तरफ आ जाएं। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन है और आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में मिड टर्म जो 7 है उसको ब्रेक करना है। तो देखें एक्स स्क्वायर, हम क्या करते हैं, अभी हम प्लस की साइन लगाते हैं और हमने -7 को ब्रेक करना है। हम साइन साथ में इंक्लूड करते हैं, x -8 इक्वल्स टू 0। जस्ट हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर सेम का सेम, -7 हमने अभी ब्रेक करना है तो वो हमने नहीं लिखा, प्लस हमने लगा दिया साइन क्योंकि हमने माइनस साइन को ब्रेक करना है। और x सेम की सेम -8 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, -7 को ब्रेक करना है। -7 को आपने इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर आप उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें आपस में तो आपके पास -8 आना चाहिए। तो देखिए -7 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ इस तरीके से, -8 प्लस का 1, -7 है, -7 को हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, -8 और प्लस के 1 में। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि माइनस प्लस माइनस 8 -1 1 7 और माइनस का 7 ही आपके पास रिजल्ट आएगा। तो -7 लिखें या -8 + 1 लिखें, बात एक ही है, क्योंकि इसका भी जो आंसर आएगा वो -7 ही आएगा। तो -8 को -7 को ब्रेक कर दिया -8 + 1 में। अब आप यहाँ देखें, अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, -8 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, -8 ही आता है। तो इट मीन्स कि आपके पास -8 ही रिजल्ट आ रहा है। तो आपने क्या किया है, आपने ये जो ब्रेक किया है बिल्कुल ठीक किया है। हमें मिड टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि अगर हम उन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो हमने ये ब्रेक सही किया है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर सेम का सेम, ये -8 x से मल्टीप्लाई होगा तो -8x हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x ही रहेगा। -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, दो टर्म्स में मैंने आपको कहा था कि दो टर्म्स के पेयर हम बना लेते हैं। तो इन दो टर्म्स का पेयर बनाया और इन दो टर्म्स का पेयर बनाया। तो इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो x यहाँ से कॉमन आया, x इधर से कॉमन आया, एक्स स्क्वायर था तो आपके पास एक x बचेगा, क्योंकि दो x थे, एक x कॉमन ले लिया, दूसरा x बचा है। -8x में से अगर x कॉमन लेंगे तो -8 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट में प्लस x -8 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमें कुछ ना कुछ तो कॉमन लेना ही होता है। तो हम क्या ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप 1 कॉमन ले लीजिएगा। जब हमने प्लस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर वही x सेम बचेगा और -8 सेम ही बचेगा, क्योंकि 1 है तो 1 कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास x सेम का सेम -8 सेम का सेम इक्वल्स टू 0।
आ गया। अब आप यहाँ देखें, अब हमने चेक करना है कि हमने जो फैक्टराइजेशन की है वो हमने सही की है या नहीं। तो आप यहाँ देखें, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट जो है वो सेम आ गया। इट मीन्स कि आपने जो फैक्टराइजेशन की है वो बिल्कुल ठीक की है। नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स x माइनस 8 सेम है, तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, और इसके अलावा जो यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो x है और यहाँ पर जो +1 है उसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। इक्वल्स टू 0, सेम का सेम। क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग इक्वल्स टू 0 रखेंगे। x + 8 इक्वल्स टू 0, और दूसरा ब्रैकेट क्या है, सॉरी x प्लस नहीं है, ये x माइनस है। ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट क्या है, x + 1 इक्वल्स टू 0। माइनस का 8 है, वहां जाके प्लस का 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8। यहाँ पर आपके पास प्लस का 1 है, वहां जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो आपके पास जो x की दूसरी वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। मैम कॉमन कैसे लेना है, कॉमन ये बताना। कॉमन कैसे लेना है, जी ठीक है। कॉमन देखें, आप x² - 8x है, इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब कि आप सेम टर्म जो है उसको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर x² और 8x में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि x इसके पास भी है, x यहाँ पर 8x में भी मौजूद है, तो हमने क्या लिया, x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमने एक x कॉमन लिया, तो एक x बचा अंदर। ठीक है, और -8x में से हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, -8 बचा। तो हम इस तरीके से कॉमन लेते हैं कि सेम चीज दोनों टर्म्स में इंक्लूड होनी चाहिए। मैम +1 कैसे लिया। देखिए यहाँ पर x और -8 में कुछ भी सेम नहीं है। कुछ सेम आ रहा है मतलब कुछ सेम टर्म्स हैं इनमें, नहीं। तो जब कोई भी टर्म सेम ना हो तो हमें कुछ ना कुछ तो कॉमन लेना ही होता है। तो फिर हमने क्या ले लिया, हमने अपनी तरफ से +1 कॉमन ले लिया। ठीक है, क्योंकि 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम लाजमी +1 लेना है। जी बिल्कुल, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो लाजमी हम +1 कॉमन लेंगे। -1 नहीं ले सकते। नहीं, यहाँ पर आपके पास साइन प्लस की है, फर्स्ट साइन प्लस की है, तो हम प्लस कॉमन लेंगे। अगर यहाँ पर x के साथ माइनस की साइन का होती तो फिर हम माइनस कॉमन लेते हैं। ओके थैंक। मैम अगर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर मिडिल टर्म आपकी ब्रेक नहीं हो रही तो आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड हम जब अप्लाई करते हैं जब हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकें। फिर आप दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, और दूसरा मेथड अभी मैंने आपको बताया नहीं है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि वो मेथड हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड हम जब अप्लाई कर सकते हैं जब मिडिल टर्म ब्रेक हो रही हो। जब वो नहीं ब्रेक हो रही तो हम नहीं अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, ये इसके बाद ये वाली एक एग्जांपल है, ये वाली एक एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल, ये भी एक एग्जांपल है और इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा एक ये एग्जांपल है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, ये दो एग्जांपल्स आप सॉल्व कीजिएगा। लेकिन इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि इस एग्जाम्पल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी, जस्ट मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बता रही हूँ कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप किस तरीके से करेंगे। देखें, एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो ही हम क्या कर सकते हैं, उस पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखें, 2x² - 6x सेम ही रहेगा। ये जितनी भी टर्म्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं उसे हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो ये प्लस का 4x है, यहाँ कर क्या हो जाएगा, माइनस का 4x। ये माइनस का 12 है, यहाँ आएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम साइन चेंज करते हैं जब हम नंबर्स को शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस के 4x को शिफ्ट किया तो माइनस का 4x हुआ, और माइनस के 12 को हमने शिफ्ट किया तो ये आवाज नहीं आ रही है आपकी। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 2x² माइनस का 6x माइनस का 4x कितने होते हैं, माइनस का 10x। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हमने प्लस कर लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 6x और 4x कितने हो गए, 10x। और साइन आपके पास माइनस की ही आएगी, क्योंकि जो बिग नंबर के साथ जो साइन होती है हम हमेशा वो लगाते हैं। तो 6x क्या है, बिग नंबर है, उसके साथ माइनस की साइन है, तो हमने यहाँ पर माइनस का 10x लिख दिया, और +12 सेम का सेम।
ठीक है, नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, अब देखें 2x² माइनस 10x प्लस 12, इनमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से देखें इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर x² बचा, यहाँ से 10x में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, 5x बचा, क्योंकि 2 5 10 होता है। और 12 में से अगर 2 कॉमन लिया तो 6 बचा, क्योंकि 2 6 क्या होता है, 12। ये 2 यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, वहां जाके ये इसको हम अगर वहां शिफ्ट करेंगे तो ये वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इक्वल्स टू 0 के साथ ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को हमने 0 के साथ डिवाइड कर दिया। अब हमें पता है कि अगर 0 के साथ कोई भी टर्म डिवाइड करती है तो जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है वो 0 ही रहता है। तो 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अब यहाँ देखें आपके पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब आप इसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं और मिड टर्म आप इसकी ब्रेक कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।